कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसक्राफ्ट से जो लाइफ फाउंडेशन नाम की एक बड़ी और रहस्यमय संस्था का है। यह संस्था मानव सभ्यता के लिए नई संभावनाओं की तलाश में अंतरिक्ष तक गई थी। उनका मकसद था ऐसे जीव या संसाधन खोजना जो इंसानों के लिए भविष्य में उपयोगी हो सके। लेकिन इस मिशन के दौरान उन्हें एक अनोखी चीज मिलती है, कुछ एलियन सिम्बियोट्स। ये काले चिपचिपे और अजीब से जीव होते हैं जो बिना किसी होस्ट के जिंदा नहीं रह सकते। स्पेसक्राफ्ट जब धरती पर लौट रहा था तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वह मलेशिया के जंगलों में क्रैश कर जाता है। इस दुर्घटना में कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि एक सिम्बियोट भाग निकलता है और इंसानी शरीर पर काबू पा लेता है। यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। एक अजनबी और खतरनाक शक्ति धरती पर पहुंच चुकी है। अब कहानी शिफ्ट होती है सैन फ्रांसिस्को की तरफ, जहां हमारा नायक एडी ब्रोक रहता है। एडी एक जांच पड़ताल करने वाला पत्रकार है। उसका शो टीवी पर आता है जिसमें वह हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों और ताकतवर लोगों की पोल खोलता है। एडी का अंदाज थोड़ा तीखा है, वह सवाल सीधे पूछता है और सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। एडी की जिंदगी और भी खूबसूरत है क्योंकि उसकी मंगेतर एना वेइंग है। एना एक वकील है और एडी से प्यार करती है। दोनों का रिश्ता गहरा है और वे एक दूसरे के साथ खुश हैं। एडी को लगता है कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है और उसे अपनी नौकरी पसंद है। उसकी मंगेतर उसके साथ है और उसका कैरियर चमक रहा है। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब उसकी जिद्दी और जिज्ञासु फितरत उसे मुसीबत में डाल देती है। लाइफ फाउंडेशन का मालिक है कार्लटन ड्रेक। ड्रेक एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और बिजनेसमैन है। उसकी सोच है कि इंसानों का भविष्य धरती पर ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमें दूसरी दुनिया में जाकर रहना होगा। ड्रेक को विश्वास है कि एलियन सिम्बियोट इंसानों के साथ मिलकर नई सभ्यता बना सकते हैं। उसके प्रयोग बहुत खतरनाक है। वह बेघर और मजबूर इंसानों पर यह प्रयोग कर रहा है। एडी ब्रोक की नजरें ड्रेक पर टिक जाती है। उसे पता चलता है कि ड्रेक कुछ बड़ा छुपा रहा है। एन की ली फॉर्म लाइफ फाउंडेशन के लिए काम कर रही होती है। एक दिन एडी को उसकी मंगेतर के लैपटॉप पर कुछ गोपनीय दस्तावेज दिख जाते हैं। इन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन ने लोगों पर खतरनाक प्रयोग किए हैं और कई लोग मर गए हैं। एडी को यह खबर हाथ लगते ही वह खुद को रोक नहीं पाता। वह सीधे अपने शो में कार्लटन ड्रेक से सवाल पूछ लेता है। एडी पूछता है, ड्रेक, क्या आप मजबूर और अवैध लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं? क्या यह सच है कि लोग आपके प्रयोग से मारे जा रहे हैं? ड्रेक गुस्से में आ जाता है। उसके लिए यह सवाल अपमान जैसा था। कुछ ही दिनों में एडी की नौकरी छिन जाती है। उसका शो बंद हो जाता है और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एन भी उसे छोड़ देती है। एन कहती है कि एडी ने उसकी प्राइवेसी और भरोसा तोड़ा है क्योंकि उसने उसके लैपटॉप से फाइलें चुराई। इस वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। एक ही झटके में एडी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कैरियर, रिश्ता और नाम सब चला जाता है। अब एडी अकेला और बेरोजगार हो जाता है। वह छोटी मोटी जगहों पर काम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे कोई काम नहीं देता। वह दिन ब दिन गरीबी और गम में डूबने लगता है। शराब पीना, गुस्सा करना और खुद से नफरत करना उसकी आदत बन जाती है। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन अपने प्रयोग तेजी से बढ़ा रही है। सिम्बियोट को धरती पर लाकर ड्रेक चाहता है कि वे इंसानों के साथ मिल जाएं। लेकिन समस्या यह है कि हर इंसान का शरीर सिम्बियोट को स्वीकार नहीं कर पाता। जब कोई सिम्बियोट और इंसान का शरीर मैच नहीं करता तो इंसान की मौत हो जाती है। ड्रेक को इन असफलताओं से फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये लोग सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट हैं। एक दिन एडी के पास लाइफ फाउंडेशन की एक वैज्ञानिक डॉक्टर डोरा स्कर्ट आती है। डोरा को ड्रेक की हरकतों से नफरत है और वह चाहती है कि सच दुनिया के सामने आए। वह एडी को बताती है कि ड्रेक इंसानों पर जबरदस्ती सिम्बियोट के प्रयोग कर रहा है। कई लोग मारे जा चुके हैं और यह सब अवैध है। शुरुआत में एडी डरता है और मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा उसे मजबूर करती है। वह सोचता है, अगर मैं पत्रकार हूँ तो मुझे सच दुनिया को दिखाना चाहिए। डोरा की मदद से एडी चोरी छिपे लाइफ फाउंडेशन की लैब में घुस जाता है। वह देखता है कि वहाँ कई कैद इंसान हैं जिन पर सिम्बियोट का प्रयोग किया जा रहा है। यह नजारा एडी को हिला देता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वह एडी की पहचान की कोई बेघर महिला होती है। एडी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है सिम्बियोट उस महिला से एडी पर कूद जाता है। यही वो पल है जब एडी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सिम्बियोट उसके शरीर में घुसकर उससे जुड़ जाता है। एडी भागकर किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन अब उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। उसका शरीर अचानक बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वह ऊंचाई से गिरकर भी बच जाता है। उसकी सुनने और देखने की शक्ति बढ़ जाती है। एडी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज उसे कंट्रोल करती है।
गाइड करती है और कभी कभी धमकाती भी है। वह आवाज कोई और नहीं बल्कि वेनम है, वही एलियन सिम्बियोट जो अब एडी के शरीर में रह रहा है। लाइफ फाउंडेशन को पता चल जाता है कि उनकी लैब से सिम्बियोट चोरी हो गया है और अब एडी उसका होस्ट है। कार्लटन ड्रेक अपने गुंडों को एडी को पकड़ने के लिए भेजता है। एडी भागने की कोशिश करता है लेकिन वेनम कहता है मुझे कंट्रोल करने दो वरना तुम मारे जाओगे। तभी एडी की आंखें काली हो जाती हैं और उसके शरीर से सिम्बियोट निकलकर पूरा उसे ढक लेता है। यही पहली बार असली वेनम का रूप सामने आता है। लंबा, ताकतवर, डरावना शरीर, धारदार दांत और लंबी जबान, गोल गोल सफेद डरावनी आंखें। वेनम आसानी से ड्रेक के हथियारबंद आदमियों को हरा देता है। कारें उलट जाती हैं, गोलियां बेअसर हो जाती हैं और एडी पहली बार महसूस करता है कि उसके अंदर कैसी खतरनाक शक्ति है। अब एडी को समझ में आने लगता है कि वेनम कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक एलियन जीव है। वेनम उसे बताता है मैं एक सिम्बियोट हूँ, मेरे बिना तुम मर जाओगे और मैं तुम्हारे बिना, यानी दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ी है। वेनम एडी को अलौकिक शक्तियां देता है। ऊंचाई से कूदने पर भी चोट नहीं लगती, गोली, चाकू या किसी भी हथियार से डर नहीं, किसी भी इंसान को आसानी से उठाकर फेंक देना, दीवार पर चढ़ना और ऊंची ऊंची छलांग लगाना। लेकिन इसकी एक शर्त है, वेनम को खाने के लिए मानव शरीर या ताजा मांस चाहिए। एडी घबरा जाता है क्योंकि उसे इंसान खाने का ख्याल भी डरावना लगता है। वेनम कहता है अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं खुद चुन लूंगा। एडी की पुरानी मंगेतर एना उसकी हालत देखती है। शुरुआत में उसे लगता है कि एडी बीमार है। एडी भी डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराता है। डॉक्टर बताते हैं कि एडी का शरीर अजीब तेजी से बदल रहा है और उसकी हालत इंसानी सामान्य शरीर जैसी नहीं है। एन एडी की मदद करना चाहती है लेकिन जब वह वेनम को अपनी आंखों से देखती है तो डर जाती है। वेनम एन से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब अकेला नहीं है, वह अब हम दोनों का है, वह अब हम दोनों का है। इधर कार्लटन ड्रेक की दिलचस्पी बढ़ जाती है। उसे सिर्फ वेनम नहीं चाहिए बल्कि पूरा सिम्बियोट परिवार। दूसरी तरफ मलेशिया में जो सिम्बियोट भाग कर निकला था वह धीरे धीरे इंसान बदलते बदलते सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। यह सिम्बियोट रोइट है जो वेनम से भी ज्यादा ताकतवर है। रोइट अपने होस्ट बदलते हुए अंततः कार्लटन ड्रेक तक पहुंच जाता है। अब ड्रेक और रोइट मिल जाते हैं। ड्रेक चाहता है कि सिम्बियोट्स की मदद से इंसान अंतरिक्ष में जाकर नई दुनिया बसाए, लेकिन रोइट का प्लान अलग था। वह चाहता है कि अपनी प्रजाति के बाकी सिम्बियोट्स को धरती पर बुलाए और पूरे ग्रह पर कब्जा कर ले। वेनम और एडी धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। शुरुआत में वेनम सिर्फ एडी को होस्ट मानता था लेकिन अब वह एडी की बहादुरी से प्रभावित होता है। वेनम कहता है मेरे ग्रह पर मैं हारा हुआ हूँ लेकिन यहाँ मैं हीरो बन सकता हूँ। एडी सोचता है कि वेनम भले ही खतरनाक है लेकिन वह उसकी मदद भी कर सकता है। अब एडी और वेनम दोनों तय करते हैं कि वे मिलकर कार्लटन ड्रेक और रोइट को रोकेंगे। अंत में रोइट और वेनम का आमना सामना होता है। दोनों सिम्बियोट बहुत ताकतवर हैं। रोइट अपने शरीर से धारदार हथियार, कुल्हाड़ी और ब्लेड जैसी आकृतियां बना लेता है। वेनम अपने तेज हमले और लचीलापन इस्तेमाल करता है। एडी और वेनम मिलकर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन रोइट ज्यादा ताकतवर साबित होता है। कार्लटन ड्रेक जो अब रोइट का होस्ट है एक स्पेस क्राफ्ट के जरिए बाकी सिम्बियोट्स को धरती पर बुलाना चाहता है। वेनम और एडी आखिरी कोशिश करते हैं। वेनम अपने पूरे दम से स्पेस क्राफ्ट को नष्ट कर देता है। इस धमाके में रोइट और कार्लटन ड्रेक मर जाते हैं। एन वेनम को एडी से अलग करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि वेनम एडी को मार देगा। कुछ देर के लिए वेनम एडी को छोड़ भी देता है लेकिन जब एडी मौत के कगार पर होता है तो वेनम फिर से लौट आता है। वेनम कहता है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, हम दोनों मिलकर ही पूरी ताकत हैं। यही एडी और वेनम की गहरी दोस्ती और साझेदारी पक्की हो जाती है। अंत में एडी की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। हालांकि एन अब उसके साथ नहीं रहती लेकिन एडी और वेनम अब साथी बन जाते हैं। एडी वेनम से कहता है हम सिर्फ बुरे लोगों को ही खाएंगे, समझे? वेनम हंसकर जवाब देता है ठीक है लेकिन कभी कभी थोड़ा चीट कर सकते हैं। और इस तरह एडी और वेनम अब घातक रक्षक बन जाते हैं, यानी पूरी तरह हीरो नहीं लेकिन पूरी तरह विलेन भी नहीं।